वर्ल्ड बैंक जो है, जैसे सिंध को जो है उसने फंडिंग कर ली थी कि सिंध ने उनसे उधार मांगा और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है हम आपको उधार देने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को जो है ना प्रोजेक्ट्स में पैसे दिए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स के पैसे बजाय उस प्रोजेक्ट में जो है ना यूज होते, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने जो है वो क्या कहते हैं कि समझे सिटीजन्स के खिलाफ यूज करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली जो अफ्रीका के कंट्रीज है, उन्होंने जब जो है ना फंडिंग ली है उसे वर्ल्ड बैंक से, तो उन्होंने क्या किया कि वो फंडिंग जो है उन्होंने वायलेंस में जो है ना स्टार्ट कर दी। वो फंडिंग जो है उससे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने लगे। तो इसी वजह से जो है ना वर्ल्ड बैंक पे इस किस्म का क्रिटिसिज्म उठा कि भाई आप लोग जो है ना पीछे से देखते नहीं है कि ये काम आपने बस पैसे दे देने फिर वो कहीं भी यूज करे। तो उससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, टॉर्चर हो गया। अब कोई आप जैसे बशार अल असद है, अब बशार अल असद को अगर वर्ल्ड बैंक आंखें बंद करके जो है ना डेवलपमेंट फंडिंग के नाम पे जो है वो 5 करोड़ दे दे, अब वो उस 5 करोड़ का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखने वाले कि वो 5 करोड़ उसने कहाँ खर्च किए। हो सकता है बशार अल असद ने उस 5 करोड़ में से जो है ना 5 मिसाइल खरीद कर लिए हो, और अब वो मिसाइल जो है वो अपने ही जो है ना शहरों में क्या कहते हैं कि यूज करे और लोगों को मार दे। तो इस वजह से जो है वर्ल्ड बैंक इस तरीके से फेल हो गई है। सेकंड ये है कि वर्ल्ड बैंक की स्टार्ट में जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज उसने बनाई थी जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज कहते हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज की वजह से भी जो है वो जो है क्या कहते हैं कि ओवरऑल गुर्बत बढ़ी है, गुर्बत कम नहीं हुई है। मैम मतलब वर्ल्ड बैंक अकाउंटेबिलिटी न कंदी आहे। ना उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चंदा। 1980s में जो है वर्ल्ड बैंक ने अपने लोन की जो है ना कंडीशनिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज कहते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा था कि इस जो है ना पॉलिसीज के थ्रू हम मुल्कों को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि उसको फिर से हमसे किसी किस्म का उधार ना लेना पड़े। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ जो है, उनकी भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं। तकरीबन तकरीबन तो दोनों की सेम ही होंगी। अब 2002 में जो है क्या कहते हैं कि उन्होंने ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज को ऑल टुगेदर खत्म कर दिया। खत्म करने की वजह ये थी कि उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि जो वो चाह रहे थे कि लोग करें, उससे ये मसला होना स्टार्ट हो गया कि गुर्बत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई। देखें, आपने पैसे उधार दिए, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने ये भी चीज करनी है, आपने ये चीज करनी है, आपने यहाँ पे कट करना है, आपने वहां पे कट करना है, ताकि आप हमें पैसे वापस कर सके और अपना सिस्टम इस तरीके से बना सके कि आइंदा जो है ना आपको हमसे उधार लेने की जरूरत ना पड़े। जब कंट्रीज ने वो फॉलो करना स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ कि लोगों की जॉब्स चली गई, टैक्सेस इतने ज्यादा हो गए, बिजनेस के टैक्स इतने ज्यादा हो गए कि बिजनेस करना वहां पे जो है वो मुश्किल हो गया। पाकिस्तान जो है उसमें लोग जो है मोस्टली इनफॉर्मल जो है ना, आपको पता है कि इनफॉर्मल हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 78% है। 70% इनफॉर्मल इकोनॉमी होने का सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ टैक्सिंग का सिस्टम जो है वो बहुत ही समझे गलत है। यहाँ पे डबल टैक्सिंग होती है। आपने कभी देखा है, अब जैसे हम हैं, हम लोगों की सैलरी पे टैक्स कटता है, उसके अलावा हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके अलावा जो भी हम चीज खरीद करें उस पे टैक्स हम अलग दे रहे हैं। तो हम डबल ट्रिपल दफा जो है टैक्सिंग टैक्सिंग भर रहे हैं। इसी तरीके से जो बिजनेस का सिस्टम है उसमें भी ये है कि जब आप स्टार्ट में बिजनेस खोलेंगे उस पर टैक्स होगा, जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स है, फिर आप जो चीजें बना रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, फिर वो जो चीजें उस टैक्स पर भी जो है इम्पोर्ट पे डबल टैक्स लग रहा है। तो इस किस्म की जब पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दी तो पूरी दुनिया में जो है हंगामे स्टार्ट हो गए। और उससे ये हुआ कि जो है ना उन्होंने 2002 में जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज जो है उनको खत्म कर दिया, और उसके बाद फिर डूइंग बिजनेस के नाम से कुछ और पॉलिसीज जो है उनको इंट्रोड्यूस कराया। ओवरऑल अब ये और जो है ना आईएमएफ दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज यही है कि इनकी इन पॉलिसीज की वजह से जो है मुल्क जो है वो अमीर नहीं हो पा रहे हैं, मुल्क जो है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं।
डूइंग बिजनेस जो है उसकी पॉलिसीज में भी यही होता है कि आपने जो है अपने टैक्सेस को बढ़ाना है, आपने अपनी जो जिस चीजों पे आपने सब्सिडी दे रखी है उस सब्सिडी को आप घटा दें। उससे क्या होगा कि उससे जो है ना, अगर आप ये चीजें करना स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे आपका बिजनेस कम होता नजर आएगा। अब जो है ना डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है वो जो है वर्ल्ड बैंक हर साल जो है क्या कहते हैं कि इंट्रोड्यूस, मतलब हर साल जो है ना ये इंडेक्स निकलता है जिसमें बताते हैं कि कौन सा कंट्री जो है वो अच्छा कर रहा है, कौन सा कंट्री कम कर रहा है। अब आप देखेंगे कि जो वर्स्ट कंट्रीज हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो वर्स्ट और जो मतलब बुरे जो ग्रीन से आपको नीचे नजर आ रहे हैं, इन सब लोगों ने हेवी लेवल पे जो है ना वर्ल्ड बैंक से क्या लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो एसएपीज हैं वो तो अब खत्म हो गई हैं, बहुत हद तक जो है उनकी बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन कंट्रीज ने आईएमएफ से भी लोन लिया हुआ होता है, क्योंकि गरीब है, हर जहां से उसको लोन मिलेगा वो वहां से लोन ले लेगा। अब उसकी जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से जो है हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। आपने देखा था कि इमरान खान ने बिजनेस पे इतना ज्यादा फोकस किया हुआ था, उसकी पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। इसका एक रीजन ये भी है कि हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप लोग अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से बनाएं कि आपके जो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे कंट्रीज हैं, वो क्या करें, इन्वेस्ट करें। अब जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है वो हमें कहता है कि आप अपने बिजनेस को इस तरीके से रखें कि आप आपके यहाँ लोग इन्वेस्ट करें। तो वो पॉलिसीज जो बनवाते हैं वो पॉलिसीज कुछ इस तरीके से होती हैं कि जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहा है उसकी टैक्सेशन वो माफ करा देते हैं, उस पे एक्सपोर्ट के जो टैरिफ्स होते हैं वो माफ करा देते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज में उनको फ्री कर देते हैं। तो जो बाहर की कंपनीज यानी जो इनकी अपनी कंपनीज है, जब वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो वो सिर्फ मुल्क से पैसे ही निकाल रही हैं। लेकिन उसी हिसाब में जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको नुकसान हो जाता है। उनको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि वो नई नहीं है, वो पुरानी है, उन पे कोई टैक्स वैक्स माफ नहीं होता है, उनको बल्कि डबल ट्रिपल टैक्सेशन देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो लोकल बिजनेस होगा वो आराम आराम से आपको नजर आएगा कि वो या तो बंद होता जा रहा है या बहुत ही कम होता जा रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान में 2010 से लेकर अब तक आप देखें तो 30 to 40% जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। उसके खत्म होने के पीछे यही था कि गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है उसने सेप्स को खत्म कर दिया, फिर उसने डूइंग बिजनेस के नाम से पॉलिसीज को जो है ना उठाया। उस डूइंग बिजनेस में वो कहते हैं कि हम जब आपको उधार दे रहे हैं तो आप बिजनेस फ्रेंडली जो है रिफॉर्म्स क्रिएट करें, ऐसे रिफॉर्म से कि जिससे जो है ना लोग ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बट इन इन जो है ना इन रियलिटी वैसे तो ऊपर से सब कुछ नजर अच्छा आ रहा होता है कि हाँ भाई लोगों की जो है ना इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया है, बट जब हम उनके ग्राउंड लेवल पे उसका जो रिजल्ट देखते हैं उससे पता चलता है कि गुर्बत जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, ना कि कम होती जा रही है। उसका देन अगेन मैंने आपको बता दिया कि उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये होता है कि आप बाहर की कंट्रीज के लिए टैक्सेस माफ कर रहे हैं, अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, उनके लिए चीजों को एक्सपेंसिव करते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोकल बिजनेस डाई आउट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बिटवीन 2008 टू 11 लिब्रिया जो है उसने 39 रिफॉर्म्स जो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लगाए थे, ये सोच के कि जो है ना फायदा होगा, बट इन अ वे जो है उनको फायदे के बजाय जो है उनको नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? फिर कैश क्रॉप का सिस्टम आ जाता है एग्रीकल्चर में। कैश क्रॉप ये होता है कि आप जो भी क्रॉप जो है वो उगा रहे हैं वो सिर्फ आप बाहर इंपोर्ट करने के लिए उगा रहे हैं। देखिए जो खवातीन होती हैं स्पेशली, जब भी आईएमएफ या जो है वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है चीजों पे वो इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और आखिर में ये होता है कि वो इंटरेस्ट जब वापस नहीं कर पा रही होती हैं तो फिर उनसे उनकी जमीन ले ली जाती है। तो ये यही कह रहे हैं कि इन फ्यू इयर्स जो है उन्होंने जो है 6 लाख हेक्टर जो है वो जमीनें जो है लोगों से ले ली वापस, मतलब उनसे जो है ना खरीद कर ली, उनकी जो है हथिया ली। उसकी वजह यही थी कि जो रिफॉर्म्स उन लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस कराए थे वो रिफॉर्म्स जो हैं वो उनके लिए फ्रेंडली नहीं हुए बल्कि उनके लिए नुकसानकार हो गए। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आप कहेंगे ये कैसे होगा। लेट से पाकिस्तान ने जो है ना ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया कि हम लोग जो है ना आपको 50,000 रुपए पर एकड़ जो है ना उधार देने के लिए तैयार है, ताकि आप उसमें अच्छी सी जो है कोई चीजें जो है वो उगाएं। तो मेरे मेरे पास जो है वो 5 एकड़ जमीन थी, मैंने जो है वो
2.5 लाख रुपए उनसे जो है ले लिए। अब मैंने सोचा कि इन 2.5 लाख में से जो है ना मैं कोई मशीनरी वशीनरी यहाँ पे रखूंगी और उससे जो है ना मेरी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होगी और उस प्रोडक्शन को जो है ना मैं बाहर इंपोर्ट करूंगी और वहां से जो पैसे होंगे तो मैं इन लोगों को इनके 2.5 लाख प्लस इंटरेस्ट रेट जो है इनका वो वापस कर दूंगी इसी साल। अब होता कुछ ये है कि जैसे मैं मशीन जो है मैंने एस्टिमेट लगाया था कि मशीन जो है वो होगी 1 लाख रुपए की, लेकिन इन रिफॉर्म्स के साथ जो है ना टैक्सेशन लग गई तो वो मुझे जो मशीन है वो 120 में पड़ गई। इसी तरीके से मैंने जिस जिस चीज का हिसाब लगाया था वो सारी चीजें जो है ना वो अपने कॉस्ट से ज्यादा हो गई, तो मेरी जो 2.5 लाख थे वो 100% जो है ना इसमें खत्म हो गए। अब जो जब मेरी जो है ना खेती का जो है वो एक्सपोर्ट करने का टाइम आया तो मुझे पता चला कि हमारे तो कंट्री की जो वैल्यू है वही डीवैल्यू हो गई है। पहले जो मैं मैंगोज जो है वो पर केजी $1 में बेच रही थी, तो अब वो वही सेम मैंगोज जो है वो मुझसे वो लोग 20 सेंट में ले रहे हैं। और यही आजकल जो है ना मार्केट वैल्यू चल रही है पाकिस्तान के मैंगोज की। तो अब क्या हुआ, मुझे तो नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हो गया। मैंने जो है वो जो सोचा था कि इन 2.5 लाख में से मैं 3 लाख बनाऊंगी जिसमें मैं टू 250 + 20 लेट से उनका उधार वापस करूंगी, बाकी 30 जो है वो मेरा फायदा होगा। लेकिन पता चलता है कि ये सब कुछ खर्च करने के बाद मेरा तो फायदा छोड़े मुझे उल्टा नुकसान हो गया, मुझे सिर्फ 2,20,000 रुपए मिले। तो अब क्या हो गया, अगर मैंने वो 2,20,000 उनको वापस भी कर दिए तो मैंने 50,000 उनको वापस नहीं किए। अब उस 50,000 की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं आओ ये 50,000 चाहिए। तो उससे ये होता कि वो उनकी जो फार्म्स है उनको वो नीलाम कर देते, वो उनसे ले लेते, क्योंकि मैंने जो है अपनी जमीन को जो है गिरवी रख के ये उधार लिया था। इस तरीके से जो है तकरीबन 600 हेक्टर जो है ना उन लोगों ने लोगों से जो है ना ले लिया। तो इन अ वे जो ये बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स से ये लोगों के लिए बिजनेस फ्रेंडली नहीं रहे। 5 मिनट के हम ब्रेक लेते हैं और फिर 5 नहीं 10 मिनट की, 6 लगकर 10 मिनट पर सब लोग वापस आ जाएं, सही है। ओके मैडम।
ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो भी पॉलिसीज जो है, पहले तो उन्होंने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस कराई। उससे क्या हुआ कि ओवरऑल जो है दुनिया में नुकसान होने लगा, लोग जो है उनको कोई फायदा नहीं होने लगा, जिस चीज, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको एग्रीकल्चर पे लोन देता है, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोन दे रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा सोशल चीजों पे अपार्ट फ्रॉम योर बजट वो आपको हर चीज पे जो है ना लोन दे रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जो है ये रिफॉर्म्स अगर करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, लोग अमीर होंगे। लेकिन फिर जो है जब दुनिया में जो है तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बजाय ये कि लोग अमीर होते लोग तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। उसके बाद फिर जो है ना वो इंडेक्स ऑफ डूइंग डूइंग बिजनेस जो है इंट्रोड्यूस कराता है। देन अगेन जो लोग जो है वर्ल्ड बैंक से उधार ले रहे हैं, जब वो ये रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो बजाय ये कि उनकी बिजनेस की हालत बेहतर हो, उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नजर आए, उनकी जो उनकी अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट है वो ही आराम आराम से कम होती जा रही है। अब उसका रीजन यही है कि जिस किस्म के रिफॉर्म्स वो चाह रहे होते हैं वर्ल्ड बैंक वाले, वो इतना जल्दी जो है वो इंट्रोड्यूस कराना लीथल हो जाता है। ऑलरेडी आपका अगर मुल्क जो है वो खसारे में चल रहा है, उस पर अगर आप टैक्सेशन स्टार्ट कर दें, उस पर आप अलग अलग किस्म के टैक्स इंट्रोड्यूस करा दें, तो उससे क्या होगा कि चीजें नुकसान में चली जाएंगी। तो ये तो था वर्ल्ड बैंक, हमने यूनाइटेड नेशंस पढ़ा, हमने वर्ल्ड बैंक पढ़ा। अब हम आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की तरफ। मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का आपको पहले ही बताया था, 1944 में जो है ब्रेटन वुड सिस्टम बनता है। उस ब्रेटन वुड सिस्टम का एक पार्ट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था उसका काम क्या है कि वो लोगों को जो है पैसे उधार, लोगों को मीन्स स्टेट्स को जो है पैसे तब उधार देता है जब उनकी करेंसी का इशू आ जाता है, जब उनकी जो है बजट का डेफिसिट का इशू आ जाता है, यानी उनके खर्चे जो हैं जो वो कमा रहे हैं, फिर वो जो चीजें खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा हो जाती है, उनकी कमाई कम हो रही है, उनके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। वैसे तो जो यस अब्दुल हकीम हाँ पूछे। मैडम, मुझे क्वेश्चन ये बात IMF या वर्ल्ड बैंक जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अचे त हिननि जो रोल या हिननि जो जेको आउटकम ईंदो उहो कंहिं बि कंट्रीअ जे इकोनॉमी में पॉजिटिव थो अचे नेगेटिव थो अचे, पोइ असां साबित ईअं कयूं था लॉजिकली त घणो फ़ाइदो ॾे कोन पियो, त पोइ असां आंसर कहिड़े हिसाब सां लिखंदासीं? लॉजिकली नहीं, आप बाय प्रूफ भी उनको यही बताएंगे कि ये नेगेटिव ही आ रहा है। आपको जैसे मैंने ये क्या कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री जो है वो लिबिया का, कौन सा कंट्री था, लिब्रिया जो है, उसका मैंने आपको मिसाल दिया है। इसके अलावा आप जो अफ्रीका है उसके तो जितने भी कंट्री देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें, तो ओवरऑल आप यही जो है ना, इसके अलावा बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च की हुई है। वर्ल्ड बैंक IMF के खिलाफ कभी कभी रिसर्च दे देता है। यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप लिखेंगे ना क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वर्ल्ड बैंक एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो खुद ही गूगल पे इतने ज्यादा जो है ना रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF होगा, उन लोगों ने क्या किया है, हमें नुकसान ही दिया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने द इकोनॉमिक हिटमैन, कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से बुक है, उसको जरूर पढ़ना है। बेसिकली वो वर्ल्ड बैंक IMF और इन किस्म के जो है ना, अगर आप लोग बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट 1.5 आवर की उसकी डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखें, जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है ना उधार देता है कंट्रीज को, ठीक है। उसके बाद वो जब उधार ले लेते हैं तो फिर उनको एक डेट ट्रैप में फंसा देता है कि भाई आपको इतने पैसे देने 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 हैं। जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो फिर वो खुद ही कहता है कि हमारी कंपनी जो है वो आपकी, मतलब हम जो बिजनेस, जैसे बिजनेस रिफॉर्म्स हैं, मैंने आपको कहा वो ऐसे बिजनेस रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिसमें बाहर की कंपनीज को फायदा होगा, जो लोकल मार्केट है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। अब वो बाहर की कंपनी जो है वो किसकी कंपनीज होती है, वो खुद जो है वर्ल्ड बैंक की कंपनी होती है। अब ये उधार कैसे आपको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने आपको ना मोटरवे बना के देना है फलां से फलां रास्ते का। अब वो मोटरवे बनाने के लिए आपको उन्होंने 50 लाख रुपए उधार दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये टेंडर जो है ना आप फलां कंपनी को ही सिर्फ दे सकते हैं, या उसके साथ मिलके, यानी हमारे तो ज्यादातर आपने देखे होंगे कि आर्मी वालों ने जो है ना बनाए हैं, तो आर्मी के साथ जो कंपनी थी वो बेसिकली वो वर्ल्ड बैंक वालों की ही कंपनी थी, उसमें उनको ही फायदा होता है। तो द इकोनॉमिक हिटमैन जो है उसने बाकायदे प्रूव किया है हर कंट्री के जो है ना मिसाल देकर के
यहाँ पे हमने ऐसा किया, यहाँ पे वेनेजुएला का वो मिसाल देता है, मेक्सिको का मिसाल देता है, वेस्टर्न स्टेट्स का मिसाल देता है, इवन वो सऊदी अरब का बताता है कि कैसे जो है ना हमने इनको पैसे दिए कि ये डेवलप हो, फिर हमने ही अपनी कंपनी वहां पे लगाई, इन अ वे जो उधार दिया उससे ज्यादा हमने वहां से कमाया और इन्वेस्टमेंट के अलावा इंटरेस्ट अलग कमाया। तो आईएमएफ जो है वो क्या कहता है कि प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन जो है ना उन्होंने बढ़ाने, ताकि क्योंकि हमने ब्रेटन वुड्स सिस्टम से ऑलरेडी सीखा था, वर्ल्ड वॉर 2 से सीखा था कि अगर जो है मॉनेटरी कोऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाए या मॉनेटरी सिस्टम जो है वो मुश्किल हो जाए तो उससे क्या होता है कि मुल्क में जो है दुनिया जो है वो जंग की तरफ जाती है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। जिन जिन ममालिक को जो है मसला आ रहा है उनकी जो इनकम है उनको मेंटेन करना चाह रहे हैं, जिनके हाई लेवल ऑफ जो है ना एम्प्लॉयमेंट और रियल इनकम जो है उसको वो मेंटेन करना उनकी जो है पर्पज है। इसके अलावा एक्सचेंज स्टेबिलिटी, करेंसी के बारे में वो कहता है कि भाई करेंसी हमेशा सब लोगों की स्टेबल होनी चाहिए, ये सब उसके पर्पज हैं। ठीक है, पर्पज तो जो भी इसके हो सो हो, लेकिन जो ये काम कर रहा है वो थोड़े से डिफरेंट है, यानी जो इसके पर्पज है वर्सेस जो इसका रिजल्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब है आईएमएफ जो है वो क्या करता है, पहले तो ये देखिए गोल्स और स्ट्रक्चर जो है इसको मैं स्किप कर रही हूँ, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। अब आईएमएफ क्या करता है, आप पहले जो है उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि भाई हमने जो है ना आपसे पैसे उधार मांगने हैं, फिर वो जो है जो उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उस पर वो जो है ना उनको लेटर सेंड करते हैं, फिर वो लेटर से जो है ना वो पूरी आपके कंट्री की स्टडी करता है कि भाई इनको अगर उधार दे तो ये वापस भी दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। उसके बाद वो सारा प्रोसीजर एक होता है, उसके बाद जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस आप उस पर भी उतर जाते हैं तो क्या होता है कि आपको वो उधार मिल जाता है। ठीक है, अब कंडीशंस देखें कि इसकी क्या है। रिड्यूसिंग जो है ना पहले वो अलो कर रहा है फेलिंग फर्म्स टू गो बैंकरप्ट। अब हमेशा याद रखें कोई भी मुल्क जो है ना कभी भी ये नहीं चाहता कि उनकी कोई भी फर्म, चाहे कोई भी छोटा सा भी बिजनेस क्यों ना हो, इमरान खान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक ठेले वाले का जो ठेला है ना वो बैंकरप्ट हो जाए। बैंकरप्ट कैसे होगा, उसके पास पैसे नहीं है, वो ठेला नहीं लगा सकता। क्योंकि ये ठेले वाला जो था वो ना सिर्फ खुद कमा रहा था बल्कि उसने जो 2 लड़के रखे हुए थे वो क्या थे, वो एम्प्लॉयड थे। जब तक वो वहां पे एम्प्लॉयड थे उनको ये डर नहीं था कि उनके पास गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अनएम्प्लॉयड हुए तो अब वो क्या है कि वो गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनको फंडिंग करे। अब गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे नहीं है, ना ही इतनी हमारे पास पोस्टिंग्स है कि हर कोई गवर्नमेंट की जॉब पे जो है ना हर किसी को गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा चाहती है कि जो प्राइवेट बिजनेस है, जो प्राइवेट फर्म्स है वो हमेशा चलती रहे, क्योंकि 70% ऑफ द जो रेवेन्यू होता है वो प्राइवेट फर्म्स, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो प्राइवेट फर्म्स दे रही होती हैं। अगर लेट से मेरी 100 एकड़ जो है ना जमीन है तो उसमें मैंने अगर 200 लोग रखे हुए तो 200 लोग मैंने एम्प्लॉयड किए हुए हैं, लेकिन इनकी जो है ना लोन की कंडीशंस की वजह से अगर मेरी वो जमीन ही मुझसे छिन जाए तो वो सारे के सारे 100 लोग कहाँ चले जाएंगे, वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो आईएमएफ की जो कंडीशन है उनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज कहते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पहले अपनी जो है ना स्पेंडिंग को रिड्यूस करे। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसे रिड्यूस होगी, कि वो कहते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट बजट है ना उसको आप कम करें या खत्म कर दें। सोशल डेवलपमेंट बजट क्या होता है, हमने स्कूल्स बनाने थे, हमने मेडिसिन ज्यादा इम्पोर्ट करनी थी, हमने हॉस्पिटल्स बनाने थे, हमने इस किस्म की चीजें जो है ना करनी थी, वो आ जाता है सोशल डेवलपमेंट बजट में। तो वो कहते हैं कि अपने बजट को कम करें, जब आप अपने बजट के खर्चों को कम करेंगे तो आपका जो बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो पैसे आपके पास नहीं है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा वो कहता है कि जो है ना इस करेंसी जो है उसको डीवैल्यू कर दिया जाए, उसको फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाए। अब करेंसी को जब भी कोई, जैसे हमने जो है उसको आईएमएफ की जो है ना उस पे आके हमने उनको डी वैल्यू कर दिया, अपनी करेंसी को जो उसकी वैल्यू है उससे भी थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि क्या हो कि जब हमारे पैसे सस्ते हो जाएंगे तो लोग जो है ना कहेंगे अरे यहाँ तो चीजें सस्ती मिलती है तो हम यहाँ से जो है ना ज्यादा खरीदारी करते हैं। लेकिन इन रियलिटी एंड बाय रिसर्च ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी हमारे पैसे डी वैल्यू होते हैं तो उससे हमें नुकसान ही होता है, हमें फायदा नहीं होता। क्योंकि मैंने क्या आपको मिसाल दिया था कि मुझे जो है $1 में 1 किलो मैंगोज जो है वो बेचने थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वो 20 सेंट के बिक रहे हैं, तो मुझे क्या हुआ, नुकसान हो गया। जब मुझे नुकसान हो गया तो ये फिर से मैंने क्या, ये एक जो है ना साइकिल चल रही है जो खत्म नहीं हो रही। इसके अलावा वो जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज उनकी कंडीशन होती है वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे।
आपकी जो स्टेट, देखिए स्टेट एंटिटीज जो होती हैं, स्टेट भी बिजनेस करता है, आम लोग भी बिजनेस करते हैं। जब स्टेट का बिजनेस मुसलसल नुकसान में जाता है तो फिर आपके बजट डेफिसिट में जो है ना ज्यादा खसारा आना स्टार्ट हो जाता है आपके बजट में। अब रेलवे हो गया, पानी का हो गया, बिजली का हो गया, इसके अलावा एयर हो गया यानी हमारी एयरलाइन हो गई, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन के वे हो गए, पोस्टल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। अब ये सब जो है पाकिस्तान जो है अपने ही लोगों से बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब क्या है मुसलसल उसमें नुकसान आ रहा है। नुकसान के हम उस पर नहीं जाते कि क्यों आ रहा है, लेकिन ये है कि जब वो नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान चाहता है कि रेलवे सिस्टम बंद ना हो। पाकिस्तान अगर उसको प्राइवेट कर देगा, अगर वो जो है ना किसी और कंपनी को बेच देगा, तो क्या होगा, पहली बात तो जो हमेशा गवर्नमेंट जो सारी दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा एक्स्ट्रा अमला रखती है। देन अगेन क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिला रहे। इतना ज्यादा काम नहीं भी होता है फिर भी वो दो तीन लोग जो है एक्स्ट्रा रख देते हैं। जबकि जो प्राइवेट है वो कैपिटलिस्ट है। देखिए कैपिटलिस्ट क्या करेंगे कि सबसे कम लोग हो, जितने कम लोग हो, जितना कम खर्चा हो अच्छा हो, जितना ज्यादा फायदा हो उतना बेहतर हो। तो वो क्या करेंगे कि दो लोगों का काम एक बंदे से ले रहे होते हैं। प्राइवेट में यही होता है ना, आप देखिए प्राइवेट स्कूल की टीचर्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स, आपको फर्क नजर आ जाएगा कि क्या है कि प्राइवेट में 10,000 में वो शाम को 4 बजे तक काम कर रही है, और वही गवर्नमेंट की टीचर जो है वो 1 बजे के बाद आपको स्कूल में ही नजर नहीं आएगी। उसपे भी क्या है, वो हफ्ते के 2 दिन या 3 दिन तो छुट्टी करती है, सिर्फ 2 दिन वो आती है, और उसका लेवल क्या होगा, लेवल भी इसका पढ़ाने का कुछ नहीं होगा। लेकिन यही टीचर अगर किसी प्राइवेट स्कूल में जाए तो उसको शाम को 4-5 बजे तक जो है ना 250-300 कॉपीज भी चेक करनी है, पता नहीं कौन कौन से उनको काम करने होते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, वो ऐसे करते हैं। अब जो आईएमएफ की कंडीशन होती है वो कहती है कि आपके जो इदारे मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं आप उसको प्राइवेटाइज कर लें। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि स्टील मिल्स जो है उसमें से बहुत ज्यादा लोगों को फारिग कर दिया गया है। वो इसलिए फारिग कर दिया गया है क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन के हिसाब से स्टील मिल्स हमारे मुसलसल काम नहीं कर रही है, वहां पे लोग फजूल में ही बैठे हुए हैं, वो मुसलसल नुकसान में जा रही है। हर समझे हर बजट जो है ना पाकिस्तान को उनको 2-3 अरब देने पड़ते हैं कि भाई ये चलती रहे। क्यों, क्योंकि सैलरीज जो है ना लोगों की हम देते रहे। अब वो जो सैलरीज ले रहे हैं, वो जो घर यूज कर रहे हैं, जो बिजली यूज कर रहे हैं स्टील टाउन में, उसमें वो काम कोई नहीं करे, बस गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी बने हुए हैं। तो फिर आईएमएफ के थ्रू जो है उन्होंने उनको निकालने का फैसला किया, क्योंकि हमें अब वो 2-3 अरब जो है वो बचाने हैं। सही है। उससे आईएमएफ से क्या होता है, ओवरऑल कंट्री को इसलिए नुकसान होता है कि जैसे प्राइवेटाइजेशन होगी उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जैसे ही हमारी डीरेगुलाइजेशन होगी करेंसी की, हमारी करेंसी डीवैल्यू होगी, उससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। जब हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो फायदा कम होगा, फायदा कम होगा तो फिर से वही रेस चलेगी कि लोग कम जो है ना हम रखें, काम ज्यादा निकाले ताकि हमारा फायदा होता रहे। तो इस किस्म की जो है ना पॉलिसीज की वजह से ये जो है ना आईएमएफ कंडीशन होती है, जो जो कंट्री जो है ना करेगा तो उसको वो उधार देंगे वरना नहीं देंगे। लेकिन इसी कंडीशन की वजह से, इन्हीं लोन्स की वजह से जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है कंट्रीज को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी ये मिसाल दिया था कि ये मानी हुई बात है, ये खुद जो है ना इकोनॉमिक हिटमैन देख लें या खुद वर्ल्ड बैंक की ही आप अगर रिपोर्ट्स को स्टडी करें तो वो कहते हैं कि अभी तक जो है ना ऑल टुगेदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन से किसी को भी फायदा नहीं हुआ है, ओवरऑल नुकसान ही हुआ है। ठीक है। फिर उस पे जो है ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट बुक है, जो नोबेल प्राइज विनर जो है जोसेफ, उसने खुद जो है ना ये कहा था कि ये जो फंडिंग पॉलिसीज है ना ये ऑल टुगेदर फेल हो गई हैं। अगर आप प्रूफ कह रहे हैं तो प्रूफ जो है ना हमें ऑथर्स देते हैं या रिसर्च जो है बुक्स जो है देते हैं, तो ये हम जो है ये जो है रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि भाई नोबेल प्राइज विनर जो इकोनॉमिस्ट है उसने खुद जो है ना अपने बुक में ये लिखा है कि ये जो पॉलिसीज हैं, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट को ये हाई कर देते हैं, फिस्कल ऑस्टेरिटी। याद है जब इमरान खान आया था तो उसने ये ऑस्टेरिटी का नारा लगाया था कि सादगी सादगी। वो क्यों, क्योंकि उसे पता था कि हम आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं। आईएमएफ वाले पहले पहले कहेंगे कि आप अपनी फंडिंग से चीजों को कट करें, तो फंडिंग को कट करने से पहले वो हमारा माइंड बना रहा था कि मैं लोगों को जस्टिफाई करने के लिए पहले कहूँ कि देखिए मैंने भी अपनी गाड़ियां बेच दी, मैंने भैंसे बेच दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये फिजिकल ऑस्टेरिटी जो है वो यही है कि आपका बजट जो है कम कर दिया जाएगा। आपकी जो सब्सिडीज होती हैं, चीनी पे सब्सिडी मिलती है, बिजली पे सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे देती है उन कंपनीज को कि भाई आप मतलब लेट्स से कि 14 रुपए पर केजी वो है
शुगर है तो 4 रुपए जो है गवर्नमेंट पर किलो पे जो है ना उस कंपनी को दे रही है कि भाई आपने 10 रुपए पर केजी जो है ना बेचना है। क्यों? क्योंकि लोग खरीद नहीं पाएंगे अगर इतना महंगा हो। तो वो कहते हैं सब्सिडीज को खत्म कर दिया जाए। सब्सिडीज किस खुशी में दे रहे हैं? लोग नहीं खरीद पा रहे तो वो चीनी खाना बंद कर दें। तो इस हिसाब से जो ना हो गया, हाई इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं। आप अब जहां से भी उधार लेंगे बैंक से, उसके इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट बैंक होती है वो खुद एक बिजनेस कर रही होती है, उसमें से जो फायदा होता है वो जो है जो सेंटर होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो उठाती है, और वो गवर्नमेंट उससे जो है क्या करती है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को उससे उससे किस्तें भर के देती हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन मैंने आपको बताया, इस किस्म की पॉलिसीज लाना जिससे लगता है कि ट्रेड ज्यादा होगा, लेकिन इन अवे जो है लोकल ट्रेड, जो लोकल कंपनीज है वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं। प्राइवेटाइजेशन किया जाए, प्राइवेटाइजेशन के मैंने आपको नुकसान बता दिए। ओपन कैपिटल मार्केट्स, यानी ओपन कैपिटल मार्केट्स का मतलब यही है कि अपनी मार्केट्स को ओपन रखें। चाइना का मैंने आपको मिसाल दिया था, कोरिया का और जापान का जो है ना मैं आपको मिसाल बताती हूँ कि वहां पे जो न्यू बिजनेस होता है, जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, उसको खोलना इतना ज्यादा मुश्किल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिवाय कुछ बड़ी कंपनी जैसे मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, इस किस्म की हाई लेवल कंपनीज के अलावा जो छोटे छोटे बिजनेस है वो वहां पे टिक नहीं सकते हैं। वो इतने वो लोगों के अलावा ही जो है ना उनकी इतनी ज्यादा शर्तें हैं, इतनी गवर्नमेंट की ज्यादा शर्तें हैं, और वो इतने टैक्सेस लगाते हैं कि आप अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो वो 10 से 12 रुपए आपको टैक्स में दे देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है ना वो कैपिटल मार्केट उनके ओपन नहीं है। ओपन क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो अपनी अपनी जो लोकल लोग हैं वो जो कमा रहे हैं ना बस वही काफी है। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे यहाँ का मिसाल लेते हैं। यहाँ पे आज से जो है ना 15 साल पहले, 10 साल पहले हमारे बचपन में जो है आपने देखा होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही पिज्जा हट होता था। याद है सबको? सिर्फ पिज्जा हट होता था और कोई कंपनी नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखिए हर 2 दुकान छोड़ के क्या हो गया है, पिज्जा एक्सट्रीम आ गया है, पिज्जा प्लस आ गया, पिज्जा इंटर आ गया, ये हो गया वो हो गया, साला इतने शॉप्स हैं जिसकी हद इंतहा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है उससे ये जो है ना इतनी आसानी पैदा की कि हर कोई अपना जो है शॉप, वैसे तो गवर्नमेंट ने आसानी नहीं पैदा की है, ये लोगों की जो है ना अपना है। अगर इन पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा तो फिर चीजें महंगी होंगी और कुछ शॉप शायद बंद हो जाए। सो करने की बात यह है कि लेट से पिज्जा हट नहीं है, हमारे पास सिर्फ अपनी लोकल कंपनीज है। अब पिज्जा हट आ जाता है, पिज्जा हट का टेस्ट बहुत अच्छा है, लोग क्या करेंगे कि वो पिज्जा हट खरीदना। पिज्जा पिज्जा हट जो है वो फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट जो है वो सस्ता है, ठीक है। वो हमारे जो अपना जो हम अपना जो पिज्जा है, सिंध पिज्जा है, लेट से सिंध पिज्जा एक दुकान है जो सिंध में जो है ना पूरे सिंध में खुला हुआ है, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट जो है ना ओपन कैपिटल मार्केट की तरफ चली गई है, उसने ट्रेड ओपन कर दिया है, तो अब पिज्जा हट जो है वो आ जाता है। एक सेकेंड, हेलो, क्लास पे बैठा। मुझे मुझे इनवाइट मोकल। लेट से उन्होंने जो है ना ओपन मार्केट कर दिया। अब जो है ना सिंध पिज्जा जो है वो हमारा फेवरेट पिज्जा था, लेकिन उसके बाद ये होता है कि पिज्जा हट आ जाता है। पिज्जा हट थोड़ा सा जो है ना हमें सस्ता दे रहा है सिंध पिज्जा से, तो क्या होगा, हम सब लोग किसकी जो है ना खरीदारी करना स्टार्ट कर देंगे, हम पिज्जा हट पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसकी जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो क्या वो जो है दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए चाइना जैसे कंट्री, चाइना हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन लोगों ने इतनी ज्यादा पॉलिसीज को मुश्किल बनाया हुआ है कि आप लोग इनके यहाँ लोकल बिजनेस कर नहीं सकते हैं। तो जो आईएमएफ से उधार लेते हैं फिर वो उनकी जो है ना चीजों पे, उनकी शराइत पे जो है ना एग्री हो जाते हैं। जब वो एग्री हो जाते हैं तो उससे यही होता है कि वो लोकली जब जो है ना अपना टैक्स बढ़ाते हैं तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे टैक्स नहीं लगाते। जब हमारा लेट्स से टैक्स ज्यादा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो जो टैक्स है ना वो केएफसी पर भी इतना लग रहा हो और मैकडोनल्ड पे भी इतना लग रहा हो। उससे क्या होता है, क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए चीजें महंगी नहीं हो रही, लोकल लोगों के लिए चीजें महंगी हो गई हैं। तो इस वजह से ऑल टुगेदर जो है नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है हमें, यानी आम लोगों को। इसी वजह से जो है ना आईएमएफ को जो है
जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है IMF को डिसलाइक किया जाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट नहीं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि ये जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक बनाया गया है, दर हकीकत ये जो है ना हम लोगों को गरीब रखने के लिए बनाया गया है। इसलिए फिर क्या हुआ, इसकी जो है ना इसकी अल्टरनेटिव्स निकलना स्टार्ट हो गए। पहली बार जो है चाइना ने जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस कराया। अब आप देखेंगे कि एशियन इंटरनेशनल बैंक है, तो वो जो है वो भी सारी दुनिया में सबको उधार देती है, लेकिन उसका उधार का लेवल वर्सेस जो है ना इंटरेस्ट लेवल वर्सेस IMF का इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आप सब लोगों को बात समझ आई है। अगर कोई चीज पूछनी है तो फिर 5 मिनट है, आप सवाल करें। मैडम इन जो पेपर जेको भी ईंदो इंस्टीट्यूशन जो उन जो तो सिर्फ रोल ईंदो, उन जो इम्पैक्ट छा थो पए इकोनॉमी ते या कंहिं कंट्री ते, इन हिसाब सां क्वेश्चंस ईंदा या इन जो डेप्थ में भी ईंदा क्वेश्चंस? न इन जो सिर्फ़ इहो ई ईंदो आहे कि न हिन जी क्रिटिसिज़म ॿुधायो ऐं हिन जा सॉल्यूशंस ॿुधायो ऐं डेवलपिंग स्टेट्स जेके आहिनि उहे हिन खे जेको आहे न इएं छो था ॾिसनि। अगर आप लोग जो है ना पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सवाल कैसे आते हैं। सवाल जो मैंने आपको जो चीजें जैसे पढ़ाई है ना, मेन वही उनका फोकस होता है कि भाई जो एशियन डेवलपमेंट लेट से ये सवाल आ जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना क्यों बनाई गई है जबकि हमारे पास IMF मौजूद है। तो उसका जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, इनकी जो ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज और जो कंडीशंस है वो इतनी बुरी हैं कि ममालिक जो है वो अमीर होने के बजाय गरीब होते जा रहे हैं। इसी वजह से जो है उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाई है। तो हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट ये होगा। फाइन मैडम, थैंक यू। और कोई सवाल? मैम क्या ये जरूरी है कि मतलब हमें वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट एनी हाउ हमें IMF को ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैंने मैम अभी मैं इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक जगह पे गूगल पे नजर आया कि मतलब ये पॉइंट लिखा हुआ था, तो मैं इससे कंफ्यूज हो गई कि क्या, क्योंकि ये है तो दोनों ही इंडिपेंडेंट इदारे, तो क्यों लेकिन मतलब ये जरूरी है काम कि दोनों ये साथ ही करते हैं। ये दोनों जो है ना वो काम ऑलमोस्ट साथ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आपको जो है ना कहीं भी IMF जो है आपको सैंक्शन लगा देता है, वो कहता है कि हमने अब इनको उधार नहीं देना, तो वर्ल्ड बैंक भी आपको उधार नहीं देगा। दोनों दे आपको और उधार ही रहे हैं, समझे। बस ये दो भाई हैं, ऐसा समझ ले कि ये दो भाई हैं और जो जिनका जो है ना लेवल उधार का डिफरेंट है, बस हैं ये दोनों ही भाई। थैंक्स मैम। और मैम जो आपने बुक बताई थी द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, तो ये मैंने अभी शुरू की थी, तो इसमें जो है पर्टिकुलर हिटमैन के बारे में लिखा हुआ है कि मतलब वो कुछ शायद ऐसे लोग होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं, फिर उसकी मुखबरी या फिर उसी के खिलाफ जाके कुछ इंकशाफात करते हैं। तो क्या प्लीज आप इन हिटमैन के बारे में थोड़ी हमें डिटेल दे सकती हैं कि बेसिकली बेसिकली ये होते जो कौन से लोग? इकोनॉमिक हिटमैन जो है वो ये बताता है कि उसने जो है ना डील साइन करवाई थी। ये लोग कोई मतलब वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं कि हिटमैन आपको पता है वो होता है जो पैसे लेकर किसी को जो है ना मारता वगैरह है। इकोनॉमिक हिटमैन वो बताता है कि वो गवर्नमेंट के, वो अमेरिका का बहुत बड़ा समझे कि ऑफिसर था जो काम करता है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जाके मिलता है, उनसे मिलके डील साइन करवाता है। एक होते हैं डिप्लोमेट्स, ठीक है, डिप्लोमेट्स सामने काम कर रहे होते हैं, आपको मेन जो है ना उस पे स्क्रीन पे वो नजर आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लोग जो है ना नेगोशिएशन कर रहे होते हैं वो कोई और होते हैं। या तो डिप्लोमेट ही इतने अच्छे होते हैं जो नेगोशिएशन करते हैं, या फिर डिप्लोमेट के अलावा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है उसमें जो है ना वो कहता है कि वो वहां पे एक कंपनी में काम करता है। बेसिकली वो अमेरिकन ही जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिलकर उनको इस बात का यकीन दिलाता है कि आप जो है अमेरिका से लोन लें, आप वर्ल्ड बैंक से लोन लें, फिर हम आपको मतलब वो पूरा पोर्टफोलियो उनको दिखाता है कि ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन क्या होता है कि वो काम जो है ना अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए कर रहा होता है, वो लोगों को उधार देकर फिर मतलब ममालिक को उधार देकर उसमें फंसा लेता है। तो ये खुद काम कर रहा था। जो आखिरी चैप्टर ना फिर उसमें वो पूरा खुलासा भी करेगा कि जो ना
वो कंपनी कौन सी थी जिसके साथ वो जो ना काम वगैरह कर रहा था। ये आपने अभी पहला पढ़ा है, अभी आप 7 या 8 चैप्टर पे पहुंचेंगी तो फिर आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा। बेसिकली हमने इसकी स्टोरी नहीं, इस उस पे जो इन्होंने प्रूफ दिए हैं ना उस पे फोकस करना है कि वो कैसे बोल्विया का एग्जाम्पल देता है, वो कैसे जिम्बाब्वे का बताता है, वो वेनेजुएला का क्या बताता है, वो सऊदी अरब के बारे में क्या बताता है। इन सारी चीजों को हमने देखना है ताकि हमें समझ आए कि अमेरिका और अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन है वो कैसे अमेरिका के फेवर में काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो इंग्लिश लिटरेचर से है, तो ये सारी जो चीजें हैं मतलब जो शुरू से हमने पढ़ी है, स्पेशली आईआर वगैरह, तो सारी हमारे लिए ना नई है। तो ये सारी मतलब बेसिक समझने के लिए भी हमें बहुत बुनियादी नॉलेज जो है जरूरी लेनी होती है, तो जब भी मैंने आपसे पूछा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और किसी को कोई सवाल करना है तो पूछें, वरना मेरी जो है ना आईडी है रिदा जहरा टालपुर के नाम से फेसबुक पे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है रिदा टालपुर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। जो चीजें समझ नहीं आई कुछ मैंने अपलोड की हुई हैं, कुछ मैं इंशाल्लाह आगे चल के लेक्चर्स अपलोड करूंगी तो उसको आप फिर से देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की क्लास है या मीटिंग एंड होगी? मैम ये एंड है क्योंकि आज हमें दूसरी क्लास का नहीं बताया गया था, सिर्फ आप ही का शेड्यूल दिया गया था। हाँ तो फिर शायद सिर्फ मेरी ही क्लास होगी। चले अगर वालेकुम अस्सलाम। मैम एक सवाल है वो बटे यहाँ वाला टॉपिक पढ़ी हुई है नेशन स्टेट वाला नेशन स्टेट। मैम यो मां रात को टॉपिक पढ़े मैम यो मूंखे थोरो ॿुधाइजो स्टेट ऐं कंट्री में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? सेम ॻाल्हि आहे। स्टेट ऐं फ़र्क़ु कंट्री, न आहे मैम ॿिन्हिनि में? स्टेट जेको हूंदो आहे नेशन स्टेट जेका आहे उनमें हू 4 शयूं आहे न इंटरनेशनल जेको आहे न लेवल ते ॿुधाईंदा कि बाबा को बि जेको स्टेट या को कंट्री तॾहिं थिए थो जॾहिं उन वटि गवर्नमेंट आहे, जॾहिं उन वटि पॉपुलेशन आहे, जॾहिं उन्हनि वटि सॉवरेनिटी आहे, जॾहिं उन जेका पॉपुलेशन ऐं जेका टेरिटरी आहे न उन ते कंट्रोल आहे। ये 4 शयूं मिक्स थी जेको आहे सो हिकिड़ी स्टेट ठाहिनि थियूं। ऐं उन स्टेट खे जेको आहे रिकॉग्नाइज करण जे लाइ जॾहिं यूनाइटेड नेशंस में वञनि था उनखे ॿियूं जेके स्टेट्स आहिनि उहे उनखे रिकॉग्नाइज कनि थियूं, जॾहिं उहे रिकॉग्नाइज कनि थियूं त उहा स्टेट थी ठही वञे। अमेरिकन जेके आहिनि न उहे कंट्री जेको आहे उहो ॻोठ खे चवंदा आहिनि। कंट्री साइड जी माना हूंदी आहे ॻोठ। मोस्ट ऑफ द टाइम जेको आहे स्टेट खे यूज़ कंदा आहियूं। स्टेट IR जो टर्म आहे बेसिकली, कंट्री आर्म लैंग्वेज जो टर्म आहे। मैम आईआर जो जॾहिं असां क्वेश्चन पेपर सॉल्व कंदासीं मतलब उते एग्जाम असां जॾहिं हल कंदासीं त पोइ हिकु आंसर जी मतलब अप्रोक्सीमेटली केतिरी लेंथ हुजणु घुरिजे, मतलब केतिरा पेजेस या मेन असांखे बस फोकस करणो आहे मटेरियल ते कहिड़ी शइ आहे ऐं असांखे सिर्फ़ उहा सॼी लिखणी आहे, या फिर असांखे हिकिड़ी लेंथ माइंड में रखी करे ओतिरा ई पॉइंट्स हुन में रखणा आहिनि? पाण खे जेको आहे घटि में घटि बि 6 पन्ना तव्हांखे लिखणा आहिनि, ठीकु आहे। तव्हां जस्टिफाई नथा करे सघो एसिताईं जेसिताईं 6 पन्ना न लिखियल हुजनि। 6 पन्ना माना अॻियां पोयां जेके आहिनि माना 3 पन्ना थींदा बेसिकली। घटि में घटि बि तव्हांखे 3 पन्ना जवाब जा ज़रूर लिखणा आहिनि। ऐं वधि में वधि तव्हां 4 पन्ननि ताईं वञो, अवल त 7 पन्ननि ते ख़तमु करे छॾियो। 6.5 पन्ना जेको आहे उहा मैक्सिमम तव्हांजो आंसर हुअणु घुरिजे। हुनमें तव्हां एॾो सुठा आर्ग्यूमेंट ॾियो जो तव्हांखे 9 या 10 या 12 पन्ननि ताईं वञिणो ई न पए। सही आहे? ॿियो को सवाल आहे? हाँ बस बाक़ी तव्हां खां इहो पुछोसीं वरी अधीअ जो क्वेश्चन अची फिजिकल क्लास थींदो न पंहिंजो हिकिड़ो मैडम? हाँ बिल्कुल थींदो। फिजिकल क्लासेस जॾहिं स्टार्ट थींदा या आउं कराची मां अची वञा हली त पोइ इंशाल्लाह जेको आहे तो फिजिकल क्लास थींदो। ओके मैडम। हलो मैम ओके। जेंडर स्टडीज भी तव्हां पढ़ाईंदो? हाँ जेंडर स्टडीज आउं पढ़ाईंदी आहियां। और मैम ये क्लासेस करें शुरू थींदा? बस जेंडर स्टडीज जो जेको आहे न तव्हां हुन खां पुछी वठिजो। मूंखे जो सिर्फ़ु फोन करे ॿुधायो वेंदा कि क्लास स्टार्ट थियण वारी आहे, मूंसां डिस्कस कान कंदा। तव्हां जेतिरा ॿार जल्दी जमा थी वेंदो वञा ओतिरो जल्दी क्लासेस स्टार्ट थींदियूं हुननि जो। त तव्हां अज़हर खां पुछी वठिजो त असां जेंडर जी कॾहिं जी स्टार्ट थिए। कोई मैम जेंडर स्टडीज जो मतलब बुक बेसिक बुक रिकमेंडेशंस आहिनि उन्हनि मां मूंखे तव्हां प्लीज़ नेम ॿुधाए छॾियो त असां जीअं मां मतलब टाइमली अगरि उनखे असां परचेज करे पढ़णु शुरू कयो।
या कुछ मुंहिंजी स्लाइड्स website अवेलेबल ते आहिनि, मुंहिंजी स्लाइड्स वठी छॾो। इन खां अलावा आहे न इंशाल्लाह हिन महीने जेको आहे न डिटेल नोट्स बि सेंड करे छॾंदसि अकेडमी में। उहे डिटेल नोट्स खां वधीक जेको आहे न कुछ पढ़ण जी ज़रूरत कान पवंदी, उहे ई काफ़ी हूंदा। पर अगर वरी कंहिंखे सही बुक वठणो आहे त पोइ मुंहिंजे ख्याल में राहिल शाफी नाले जो आहे किप्स जो जेको आहे टीचर आहे, उन जेंडर स्टडी ते लिखियो हो। मूंखे लॻे थो उनजो बहितर रहंदो, न त मार्केट में अहिड़ो को ख़ासि बुक अवेलेबल कान्हे को। ओके मैम, छो त मैम रेफरेंसेस वग़ैरह ॾियण जे लाइ न त पोइ जिते असां पर्टिकुलर कोटेशन कंदासीं त पोइ हिन जे लाइ का बुक वग़ैरह जो मतिलबु मैम न उहो त छा चवनि था रेफरेंसेस आउं तव्हांखे ॿुधाईंदसि कि उहे तव्हांखे कीअं लिखणा आहिनि, उहो जॾहिं पंहिंजी क्लास स्टार्ट थींदी। हलो, अगरि थैंक यू मैम। यू वेलकम। अगरि ॿियो को सवाल कोन्हे त पोइ पाण क्लास ख़तमु करियूं। ऐं स्लाइड्स आउं ॾेई छॾींदसि इंशाल्लाह, ही वारियूं स्लाइड्स ॾेई छॾंदसि अकेडमी खे, त अकेडमी जेको आहे न तव्हांखे ॾींदी। ऐं मैम तव्हां प्लीज़ पंहिंजा